नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है शुद्ध देसी राजनीति, यानी पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क। जी हां, अब ये इश्क तो इश्क है, आम जिंदगी में हो, कॉलेज में हो जाए, स्कूल में हो जाए या फिर पॉलिटिक्स में। लेकिन पॉलिटिक्स वाला इश्क थोड़ा ज़्यादा खट्टा, थोड़ा ज़्यादा तीखा, थोड़ा ज़्यादा नमकीन होता है। अब कहते हैं कि राजा बनने के लिए या बादशाह बनने के लिए सर पे ताज हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सर पे ताज तो नहीं होता है, लेकिन वो बादशाह होते हैं, क्योंकि बादशाहत उनके दिलों में होती। कुछ लोग बिना कुर्सी के भी उनकी अपनी एक चौधर होती है। अब आप कुछ कुछ समझने लगे होंगे। जी हां, बिना ताज के बादशाह और बिना कुर्सी की जिनकी चौधर है, चौधरी बीरेंद्र सिंह आज इस एपिसोड में मेहमान हैं। और मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ने आज हम उनको ही आए हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। वो कहते हैं कि ताज के साथ कोई बादशाह हो, कुछ लोग बिना ताज के बादशाह, बिना कुर्सी के चौधरी। तो वो आपके दिल में घंटी बजती थी, वो कुर्सी वाली, तो अब बजती है आजकल? जो एक आपका एक वन साइडेड लव रहा है अब तक कुर्सी के लिए। कुर्सी के लिए नहीं मेरा कोई प्यार रहा है। दरअसल आप ये समझते हैं कि कुर्सी के लिए ही प्रयास, वो नहीं होता। मेरे जहन में एक तस्वीर है कि मैं अगर राजनीति में हूँ और मुझे जिस कुर्सी की आप बात करते हैं, उस कुर्सी के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था हम स्थापित कर सकें, एक इस तरह का सिस्टम हम बना सकें जिससे कि मुझे लगे कि मेरी जो सोच है वो सोच मैंने पूरी कर ली। वो उम्मीद है अब भी, वो बेइंतहा इश्क जो आपकी जो सोच है उससे वो उम्मीद है, वो घंटी अब बजती है, या आपने अब सरेंडर कर दिया कि वो कांग्रेस में भी देख लिया, बीजेपी में भी देख लिया? अब ये यानी पार्टियों के माध्यम से ये सही है कि सत्ता हासिल करता है आदमी, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो नंबर्स जरूरी है, लेकिन व्यवस्था, अब देखिए, मैं बड़ा कीन ऑब्जर्वर हूं। मैं देखता हूं कि सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, उसमें कोई बदलाव है या नहीं है। आप यकीन मानिए, ये जो कोरोना काल है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, जो राजनीतिक दृष्टि से भी सीखा, और समाज में परिवर्तन कैसे आता है ये भी सीखा है। आज आप सिनेमा हॉल में जाइए, किसी मॉल के थिएटर में जाइए, आपको देखने वाले नहीं मिलेंगे। ये 1.5-2 साल का ही परिवर्तन है। आज तो सामान्य स्थिति है, लेकिन नहीं जाते। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो 49 और 51 की जो बात कही है, जो प्रजातंत्र की एक पहचान है कि ये 51% के लोग राज करेंगे, ये विपक्ष में बैठेंगे। अब समय आ रहा है कि देश की खास तौर पे जो युवा है, वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचा है कि किसी भी राजनीतिक दल को या किसी राजनीतिक नेता को अब ये मान के चलना पड़ेगा कि मेरे साथ 85-80% लोग मेरे साथ या मेरी पार्टी के साथ या मेरी विचारधारा के साथ जुड़े, तब मैं ये कहूँगा कि ये है सही प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब राज करना नहीं है, सामान्य जन को अपने साथ जोड़ के चलना और उसको सही दिशा में लेके जाना, यही है। ठीक है, मतलब मैं तो मोटी भाषा में समझना चाहता हूँ। उधर हम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन वाले आदमी है ना,
तो मतलब अब मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है या उसको आपने तिलांजलि दे दिया? मैंने बता दिया, मैंने आज से भाई मुख्यमंत्री बनेंगे तब मतलब मैंने 2 साल पहले कह दिया था कि अब मुझे इलेक्टोरल इससे मतलब नहीं है। हाँ, चुनावी राजनीति में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। हाँ। लेकिन उसका दूसरा पोर्शन भी आपको याद होगा जी। मैंने ये कहा कि मैं राजनीति करूंगा। हाँ। राजनीति करने का मतलब ये है कि जो मेरी सोच है उसको मैं एक रूप दे सकूं, इतना सामर्थ्य मैं जरूर रखूंगा। तो मतलब अब कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ये मतलब चैप्टर क्लोज? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि कई चीजें ऐसी हैं। अब आपका मीडिया ही बोलता है जी कि मनमोहन सिंह जी सोनिया जी से डायरेक्शन लेते थे जी, तो वो कुर्सी पे तो नहीं थी ना। अच्छा, तो ये नहीं, ये परिभाषित करना। हाँ ठीक है, मतलब एक कुर्सी पे होता है। आजकल तो सर वो वाला जमाना है ना, रोबोट वाला। नहीं, रोबोट वाला भी नहीं है, जमाना ये नहीं है। जमाना ये है कि आज व्यवस्था के मापदंड बदल रहे हैं। तो ठीक है, आप कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, आपकी व्यक्तिगत पॉलिटिकल व्यवस्था बदली। आप जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कुर्सी पे नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि चलिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, डायरेक्शन सोनिया गांधी से मिलती थी, तो हरियाणा में तो आपका अपना कद है, तो कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं आजकल हरियाणा सरकार। हरियाणा व्यवस्था डबल इंजन वाली सरकार है आजकल। मैं एक तो आपके घर से ही है जो उप मुख्यमंत्री हैं। मैं नेक काम के लिए, राज्य के लोगों के हित में कोई काम हो, देश के हित में कोई काम हो, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी हो आम साधारण जन की, इन बातों के लिए मैं सिर्फ जिस पार्टी में मैं हूं या जिस पार्टी की मेरे राज्य में सरकार है उसी को नहीं सलाह देता, मैं विपक्ष को भी देता हूं कि भैया। तो आपकी सलाह का मतलब हो रहा है कुछ कि मतलब अब ये देखो, ये आपको लगता है कि जो आप सलाह दे रहे हैं, जो आप बहुत ही आदर्शवादी बात कर रहे हैं, व्यवस्था की बात और समाज में सामान्यता की बात, छोटू राम जी की आइडियोलॉजी की बात, वो लग रहा है कि अभी सब हो रहा है? उसका कितना % आपको लगता है कि हो रहा है? देखिए, मंदिर में जो हर रोज पूजा पाठ होता है जी, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जो पूजा पाठ करने वाले हैं या उसका जो उसकी व्यवस्था करते हैं वो ये समझते हो कि तुम्हारे इससे सब कुछ ठीक होएगा। लेकिन जो कोई अच्छी बातें ले सके ले, नहीं ले सकता तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। मेरा अपना ये मानना है कि जो वोटर है वो आज उसके पास डेली डायरी है, वो 5 साल का हिसाब किताब वो तो सर कर देगा जब वोट देने का समय आएगा। तो जनता जनार्दन है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ सर, छोटू राम की लेगेसी है आपके पास, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर आप चलते हैं, आप समाज में समानता और तमाम तरह की चीज़ें, आप मनमोहन सिंह का भी जिक्र करते हैं, सोनिया गांधी का भी जिक्र करते हैं। हरियाणा में आप इतने सीनियर लीडर हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जो लोग हैं उनमें आप हैं, सरकार आपकी पार्टी की डबल इंजन वाली से ही है ना, तो आपके मशवरा को मैं मशवरा बोल पहले मैं पहला सवाल करता हूँ, क्या आपसे मशवरा मांगा जाता है? मशवरा, आपको ये पता होगा कि हमारी एक कोर कमेटी है जी, जिसमें सिर्फ 10-11 लोग होते हैं, मैं उसका मेंबर हूँ और उसमें मशवरा मांगा भी जाता है और हम देते भी हैं, ना भी मांगा जाए तब भी देते हैं। तो आपको लगता है कि जो आप मशवरा देते हैं उस पर कुछ काम वाम होता है? अगर ऐसा 2, 4, 5, 10% भी? मैंने बताया ना कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूं कि मेरा मशवरा ही ठीक है और वो गलत है, मैं ये भी नहीं बोलता। हाँ। लेकिन मेरा अपनी सोच ये है कि हमारे प्रदेश में जो व्यवस्था है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से है, उसको बहुत कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे कि उनको जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का एक अवसर मिले। अभी मैं ये साफ बोल सकता हूं कि जन भावनाएं इस सरकार के साथ नहीं जुड़ी हैं। क्यों? बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। हाँ, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जन भावना
मौजूदा जो हरियाणा की सरकार है उनके साथ नहीं जुड़ी है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जब परिवर्तन, हरियाणा बने 54 साल हो गए, 55 साल अब हो जाएंगे, इनमें दो तरह की व्यवस्थाएं रही हैं। कांग्रेस या कांग्रेस विरोधी देवीलाल जी की पार्टी होती थी, बाद में ओम प्रकाश जी की भी हुई, बाद में बंसीलाल जी भी आए। तो लोगों के पास कुछ सिलेक्शन करने का, चॉइस करने का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं था कि या इससे नाराज हो इसको दे दो, उससे नाराज हो उसको दे दो। लेकिन बीजेपी ने एक कोशिश की और तीसरा ऑप्शन खोल दिया। लोगों ने माना कि ठीक है, ये इनसे भी देखो, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आए। लोकसभा में 10 की 10 सीटें जीते हैं, क्योंकि हरियाणा के लोगों का स्वाभाविक है ये, उनका एक कैरेक्टर है उनका, और उनकी एक सोच का हिस्सा है कि वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां करने का मादा रखते हैं। और उसी वजह से राष्ट्र भावना वैसे तो सारे देश में थी, लेकिन यहाँ 10 नहीं, वो तो सर लोकसभा में आप देखिए ना, दिल्ली का एग्जाम्पल, उड़ीसा में जहाँ पे 7-7 चुनाव हुए, जब लोगों के पास ऑप्शन होता है कि दिल्ली की सल्तनत पे किसको देखना चाहते हैं, वहां वोट किसी को देता है। उड़ीसा क्लासिक है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं तो लेकिन ठीक है, आप हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा की इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद 5 महीने के बाद चुनाव होते हैं असेंबली के। 75 पार के नारे के साथ। 75 का नारा नहीं लगाते तो शायद हो सकता है 40 से भी नीचे चलते। ये ऐसा नारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी दिया था सब जी। हाँ, उनका भी यही ये तो पॉलिटिकल गिमिक, कांग्रेस का भी यही परिणाम आया था जी। लेकिन कई चीजें समाज में अपनी छाप छोड़ जाती हैं। मीडिया जो है वो आज सबसे बड़ा साधन है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, और पत्रकारिता का अपना, प्रिंट मीडिया का भी अपना एक हिसाब है। तो ये आजकल ज़रूरी बन गया कि आप कितना मीडिया में हो, एक नेता के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक विपक्ष के रूप में। तो लेकिन मैं जो बात कह रहा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद चुनाव हुआ जी, बड़ौदा का, वहां भी मैंडेट क्या था? तो जन भावना का रिफ्लेक्शन हो सकता है एक बार गलत हो जाए, 1 साल के बाद जब चुनाव होता है उसमें सुधार होंगे तो और कुछ बात होगी। और जो पार्टी सत्ता में है और जिसको 4 साल और राज करना है, बड़ौदा चुनाव की बात कर रहा हूँ, वहां भी हमारे को पराजय मिले, तो कहीं ना कहीं जन भावना को टटोलना होगा। आप अपनी राजनीति सत्ता में आने के बाद उसी दृष्टिकोण से नहीं कर सकते जिस दृष्टिकोण से आप सत्ता हासिल करते हो। ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के परफॉर्मेंस से, और परफॉर्मेंस का पैमाना कि जो जन सरोकार या जो जन जुड़ाव, जो लोगों को जुड़ाव महसूस करना चाहिए सरकार से, आपको लगता है सरकार उसमें फेल हो रही है? फेल नहीं होती है सरकार, ये कहीं ना कहीं आपके जो एफर्ट्स हैं, उन एफर्ट्स में 3 तरह की कमिटमेंट होना जरूरी है। एक तो जो आपने कंसीव किया है कोई काम करना, पहले तो ये इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये जनहित में है या नहीं है। दूसरा ये कि जब आप उसको ग्राउंड पे लेके आए हो मैदान में, तो उसका क्रियान्वयन ठीक है या नहीं है। और तीसरा ये कि क्रियान्वयन के बाद रिस्पांस क्या है, जनसाधारण का क्या रिस्पांस है। ये तीनों चीजें बहुत ही, इसमें महारत हासिल करने की बात है। ये इसीलिए कोई ना कोई पार्टी या कोई नेता अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है, तो इन तीनों स्टेज में कहीं ना कहीं पिछड़ गया तो जन भावना साथ नहीं जुड़ती, सीधी बात है। तो आपको लगता है यही कारण है मौजूदा सरकार के? तीनों कारण हैं, ये तीनों कारण हैं। इन तीनों कारण हैं। मैं आपको एक बात, कल की बात लो कि गन्ने का भाव 12 रुपए बढ़ा दिया। गन्ने का भाव
जब क्रशिंग के लिए जा रहा है गन्ना तब आप 12 रुपए बढ़ा रहे हो, और फिर ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें कि हमने पंजाब से 2 रुपया फालतू दिया। ये नहीं है। आपको ये देखना कि 12 रुपए हो या 10 रुपए हो, पंजाब के बराबर हो, या पंजाब से आपने 50-60 रुपए बढ़ा के दिए हों, तो जन भावना का आकलन करने का फार्मूला कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है। इन चीजों से जन भावना नहीं बनती। आप किसान से प्रेम करते हो तो उसका प्रेम का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कुछ अच्छी चीजें दो, उसके कपड़े ठीक कराओ, उसका खाना ठीक कराओ, उसको कोई लॉलीपॉप दो, नहीं। उसका मतलब ये है कि आपने उसका दिल जीत लिया या नहीं जीत लिया। ये है। दिल जीतना पैसे से नहीं तोला जाता, सुविधा जो उसको दे रहे हो उससे नहीं तोला जाता। जहां वो 350 में पिछले साल गन्ना बेच के आया, वो 62 में बेचने से उसको कौन सी कितना प्रफुल्लित होगा वो, मुझे नहीं। लेकिन बात यह, जब उसको जैसे वो गन्ना बोता है, गन्ने की फसल 1 साल में तैयार होती है, लगभग 9-10 महीने में। उस वक्त कहते हैं कि तुम परवाह ना करो, अब के 350 मैं आपको 450 दूंगा, 400 दूंगा। वो कहेंगे ये है सही मुकाम जिस पे हमारे को फायदा देने का एक इशारा किया है। और उसी से कल्टीवेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन है कि गेहूं धान को बदलो, वो भी तभी आती है जब इस तरह की भावनाएं उनके अंदर हों कि कोई दूसरी फसल पे आओगे तो आपकी फसल मरने नहीं देंगे, मरेगी तो उसका निर्वहन, उसको उसका जो भी घाटा है वो सरकार पूरा करेगी। ये चीजें हैं, यहाँ मिस करते हैं, और जिस कदर मिस होती है वैसे ही परिणाम आते हैं। एमएसपी बढ़ा दिया, अभी काफी उसकी चर्चा है दोनों तरफ से, बीजेपी से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। देखिए, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल एमएसपी नहीं बढ़ती हो। एमएसपी बढ़ना, किसान कहेगा कि हमें 2500 और 3000 के बीच में दो, आप कहोगे हम आपको 35 रुपए से 100 रुपए के बीच में बढ़ा के देंगे। इन बातों से आप ये मान के चलो कि आपका एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आप ये काम कर रहे हो। इस देश की संपदा में मेरा ये मानना है कि किसान की हिस्सेदारी कहाँ है। अरे 52% हमारा जीडीपी में शेयर था जब देश आज़ाद हुआ 1950-51 में, और ये कहते थे 85% लोग खेती बाड़ी पे आश्रित हैं। आज वो 52% तो घट के 14% से भी कम आ गया, और कृषि में जो हाथ हैं वो 82-85% से घट के सिर्फ 62% आए। इस देश में अगर सही ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जो मनमोहन सिंह जी एज फाइनेंस मिनिस्टर और नरसिम्हा राव जी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उसको 30 साल अभी एनिवर्सरी मनाई है कि 30 साल हो गए। मैंने 1-2 आर्टिकल पढ़े और बड़े यानी माकूल था उनका। वो ये कहते थे कि ये आप कुछ लोगों को संपत्ति में उनका हिस्सा बढ़ाने में काम आया है। ये जो देश का जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है 60-62% की, इसको क्या मिला? इसको ये मिला कि आज 62% किसान अगर 25% खेती कर रहा होता और बाकियों को दूसरे रोजगारों में जाने का मौका मिलता, और हमारा जीडीपी बेशक 14% होता, तो कहते कि इस देश की संपदा में अब किसान की भागीदारी 4 गुना बढ़ी है इस 70 साल में। तब तो हम मानते कि हाँ, किसान के लिए जो भी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार जिनको बोलते हैं, वो किसान के लिए थे ही नहीं। ये तो शुक्र करो कि 1966-67 में आपको एमएसपी का एक, अब एमएसपी का भी मैं, आपने छोटू राम जी का जिक्र किया इसलिए मैं कर देता हूँ कि 1941-42 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार थी तो उसमें उन्होंने गेहूं के दाम के लिए अंग्रेज से कहा था कि आप 6 रुपया
उन्होंने कहा था कि हम 6 रुपए दे देंगे आपको मन के हिसाब से। वो कहने लगे नहीं, आप इस बात को मानो कि जो देना है वो लाभकारी तो हो, कोई ऐसी चीज। तो एमएसपी की जो पहली सोच है वो भी उन्होंने एक किस्म से अपना ये बोल के कि मैं इससे कम तैयार नहीं हूं, 10 रुपए से कम मैं भाव लेंगे तो किसान को मैं कहूंगा कि मत दो। तो अंग्रेज ने 11 रुपया दिया था उस वक्त। 11 का मतलब हुआ 11 दूनी 22 और 5.5 27.5 रुपए क्विंटल। ढाई मन का एक क्विंटल। 2.5 मन का एक क्विंटल। तो मैं जो उससे पहले क्या था, किसान तो अन्नदाता है, देश का पेट भरता है। ये जो सोच है उसको खुश करने के लिए नहीं, उसको आर्थिक रूप से सबल बनाने के प्रयत्न होने चाहिए। और ये प्रयत्न जब तक नहीं होंगे। तो आप किसान की इतनी बात कर रहे हैं, मतलब 20 मिनट हो गए हमें इंटरव्यू शुरू किए हुए। आपकी पार्टी केंद्र में, आपकी पार्टी प्रदेश में धरने पर किसान बैठे हैं, 9 महीने हो गए। आपके जैसे सीनियर लोग हैं, तो ये सिर्फ टीवी में अखबार में ही चौधरी साहब बोलते हैं या अपनी पार्टी में आवाज उठा ही नहीं पाते हैं? पार्टी में मैं तो पार्टी से बाहर आवाज उठा रहा हूं। आपको जो मैं बोल रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको नहीं बोला, मैं जब से आंदोलन चला है मैंने ये कहा है, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। और मैं शुद्ध रूप से किसान आंदोलन का समर्थक हूं और मैं ये मान के चलता हूं कि उसकी न्यायोचित मांगें जो हैं वो हमें पूरी करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो किसानी को नुकसान, उस किसान को जिसको आप अन्नदाता बोलते हो उसको नुकसान, और जो सरकार नहीं मान रही उसको नुकसान, और अंततः देश को नुकसान। तो जो किसान के डिमांड हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठों से मेरी बातचीत हुई, हमने कहा वो कहते हैं कि एमएसपी हम हटाएंगे नहीं। किसान अड़े हैं कि एमएसपी को उसमें कानून में लाओ, और मूलतः वो कहते हैं कि ये तीनों कानून वापस ले लो। देखिए, वो तो एक अलग किस्सा है कि तीनों कानून, वो कहते हैं काले कानून है वापस लो। ये कहते हैं कि नहीं, आप इसमें अमेंडमेंट कर लो। मेरा फार्मूला था, वो माना नहीं गया। मैं ये कहता था कि ये तीनों कानून आप किसानों को सौंप दो, जो 40 मेंबरी कमेटी है उनकी, जो संयुक्त किसान मोर्चा, और उनको कहो हमने तो ये बनाया है, आप अपने बना के ले आओ, लेट अस टॉक। ये बात अगर शुरू हो जाती तो आज तक मामला सारा हल हो जाता। कृषि मंत्री ने, मैंने कृषि मंत्री से ये 2 बार मिलकर यही बात कही। मैंने कहा आप ऐसे करो, क्योंकि अब मूछ की जो लड़ाई है इससे छुट्टी पाओ, इससे छुट्टी पाने का एक तरीका है। तो उन्होंने ये बात कही किसानों की एक मीटिंग में, लेकिन वो एक शब्द अगर काट के बोल देते तो बात बन गई थी। उन्होंने ये कहा भाई ये 3 कानून हैं, हमने बनाए हैं, आप इसमें संशोधन करके ले आओ। वहां गाड़ी संशोधन शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये कहते आप अपने बना के ले आओ, ये हमारे हैं, लेट अस सिट एंड टॉक। बात सिरे चढ़ जाती। और जो एमएसपी की आप बात कह रहे हो, किसान इस बात को मानता है, उसने समझ ली ये बात, लेकिन वो ये बात कहता है कि देश में एमएसपी निर्धारित होनी चाहिए हर फसल की, और कोई भी व्यापार करे, मंडी से बाहर खरीदे, अंदर खरीदे, एमएसपी से कम अगर खरीदेगा वो बेंचमार्क हो जाए, वो बेंचमार्क हो जाएगा। अब हम तो उन लोगों से भी बात करते हैं बीजेपी में जो इस चीज के समर्थक नहीं है, किसान की मांग के। वो कहते हैं वाह भाई वाह, चौधरी साहब क्या बात करते हो, जो व्यापार करेगा वो कोई बेंचमार्क लेके चलेगा, वो तो उससे नीचे खरीदेगा। जब खुद ये बात है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसान के मन में संशय है। ये बीजेपी के लोगों का भी के मन में है ये बात। हाँ, मैंने तौर पे मैं जानता हूं, उनको नाम लेना की कोई वो नहीं है। वो ये कहते हैं कि व्यापारी बेंचमार्क तय करके क्यों खरीदेगा। ये बीजेपी के नेताओं का, जिम्मेदार नेताओं का कहना है या सोच है उनकी सोच का हिस्सा है ये, कि वो ये कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है। तो संभव नहीं है
तो उसको स्थापित कर दो आप। और किसान ये बात समझ गया कि अगर सारी की सारी फसलें खरीदी जाएं तो हमारे देश का 35 लाख करोड़ का बजट है, 17 लाख करोड़ तो किसान ने ये बात मान ली कि हाँ ये संभव नहीं है। उससे बात करो, वो ये बात मान चुका है, लेकिन वो ये कहता है कि आप एमएसपी को एक मापदंड बना दो। आपको क्या लगता है ये जो टकराव की स्थिति है, दोनों तरफ से लोग बैठे हैं, अभी मुजफ्फरनगर में इतनी बड़ी पंचायत हो गई, ये क्या लगता है आपको कि मतलब सिरे चढ़ेगा या? ये ऐसा है कि मैं समझा तो दूं, अगर कोई समझ जाए तो। किसको समझाना चाहेंगे? मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं जिनको ये है कि ये तो चंद लोग हैं, ये तो हरियाणा पंजाब के हैं, मतलब ये तो सरकार वाले बीजेपी वाले ना। इनमें कुछ वेस्टर्न यूपी के किसान जुड़ गए, बाकी देश में ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। ये किसान आंदोलन है, और मैं किसान नेताओं की बात नहीं करता जो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो किसान बैठा है ना, वो उसकी भावना है, उसका एक उसके मन में संशय है कि ये 3 कानून अगर शुरू हुए, इन पे काम शुरू हुआ तो तेरी जमीन जाएगी। इस चीज को इतना एक तमिलनाडु का किसान समझता है, इतना ही उत्तराखंड का समझता है, इतना ही राजस्थान का समझता है, इतना ही हरियाणा पंजाब का। लेकिन हरियाणा पंजाब डोमिनेंट क्यों है इसमें? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में एमएसपी की वजह से यहाँ के किसान संपन्न है, दिल्ली के करीब है, दिल्ली के करीब हैं, और भी चीजें हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। जैसे नहर, ये नदियां हमारी जो हिमालय से निकलती हैं पेरिनियल है ना, गंगा कभी सूखेगी नहीं। किसान आंदोलन को ये सोच के कि ये तो थक के चले जाएंगे, मैं नहीं मानता। तो बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, वो कहते हैं कि ये तो चंद लोगों का है, और जो लोग वहां बैठे हैं आंदोलन में वो मूलतः किसान नहीं बल्कि किसी न किसी पार्टी से समर्थित हैं, कुछ कांग्रेस, कुछ आईएनएलडी, कुछ फलाना पार्टी, कोई ढिमकाना पार्टी। असली वाला किसान तो खेत में है, चाहे वो गन्ना उपजा रहा है, चाहे सरसों उपजा रहा है, और ये जो फजूले हैं वो बैठे हैं धरने पर पार्टी से मोटिवेट होकर के। देखिए, एक बात आप मान के चलें कि इन बातों से कोई हल नहीं निकलता। मैं आज भी ये बात कहता हूं कि इन बातों को छोड़ दो। कोई भी जो भी करता है, डायलॉग शुरू करो। डायलॉग है जरूरी। बीजेपी के बहुत से नेता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ हल निकलना चाहिए, वो ये भी कहते हैं कि संवाद से हल निकलेगा, उनकी बात सुनी जाए। और तो और जो आरएसएस का जो किसान मोर्चा है या किसान संघ है, जो वो ये बात कह रहा है कि कब तक चलेगा ये, इनकी बात सुनी, इनकी उचित मांगों को सुन के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या धरने पे जो लोग बैठे हैं, 1 मिनट मैं वही जवाब दूंगा आपको। हाँ। मेरा एक अपनी सोच है भाई। आप एक बात बताओ, जिस समाज की 62% आबादी हो खेती की, उस पर ध्यान क्यों नहीं धरेंगे विपक्ष के लोग? उनको क्या वोट नहीं चाहिए क्या? तो ये कहना कि ये तो कांग्रेस ने बैठा दिए या सीपीएम बैठा है या कोई और दल है, मैं कहता हूं ये हैं और जरूरी हैं, ये इनकी जरूरत है। राजनीतिक दलों को आज किसान बिरादरी की मदद की जरूरत है, चाहे वो यूपी का इलेक्शन है, चाहे उत्तराखंड का है, चाहे गोवा का है, चाहे पंजाब का है। ये कोई ये कहे कि ये गलत, इनका पार्टिसिपेशन गलत है, हर राजनीतिक दल ये चाहेगा कि यार किसान बैठे हैं, हम इनकी क्यों ना मदद ले लें, इसमें बुराई क्या है? राजनीतिक दल कोई साधु संत तो है नहीं कि वो कहेंगे कि नहीं, जहाँ कोई आंदोलन रत है उनके हम मदद नहीं लेंगे, कोई बोलेगा क्या? कुछ बीजेपी के लोगों की ये भी सोच है, खास करके हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा उससे बीजेपी को फायदा है, पोलराइजेशन ऑफ वोट होगा। मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ आप समझ ही रहे हैं। मैं समझ ही गया, लेकिन पोलराइजेशन
कि और उस पोलराइजेशन ऑफ वोट में आपके जैसे नेताओं को जो बीजेपी में है या कुछ और लोग हैं उनको नुकसान होगा? नहीं, नुकसान फायदा तो देखो, ये बात सोचना कि पोलराइजेशन किसान आंदोलन के बीच में से निकल के आएगी और किसी को फायदा होगा, भ्रांति है ये किसान आंदोलन वो है जिसका राष्ट्रव्यापी स्वरूप है। और मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था, बही खाता लोग, हर एक आदमी अपना बही खाता रखता है, वो इसमें एंट्री करता है कि मैंने क्या करना है। मैंने आपको एक बात कही, जब ये स्थिति है कि वहाँ धरने पे बैठा हुआ किसान ये कहता मेरी ज़मीन चली जाएगी, मैं ज़मीन छूट जाएगी, मैं ज़मीन का मालिक नहीं रहूँगा, तो ये भावना एक देशव्यापी भावना है। ये कोई एक किसान की भावना नहीं हो सकती या एक एरिया के, एक क्षेत्र के किसान की नहीं हो सकती। इसलिए आप ये समझ लो कि इसका स्वरूप नज़र नहीं आता लेकिन है। संपूर्ण क्रांति का स्वरूप नज़र नहीं आया था जब तक जयप्रकाश नारायण ने लीड नहीं किया था। गांधी मैदान पटना, जहाँ भी, और यहाँ भी कोई कब अवतरित हो जाए, क्योंकि लीडर का होना भी ज़रूरी है किसी आंदोलन के लिए और कोई समाधान निकालने के लिए। ये होगा, निश्चित तौर पे होगा। कब होगा इसके बारे में ना तो आप जानते ना मैं जानता, लेकिन इससे पहले स्थिति को समझ के पोलराइजेशन की जो बात करते हैं उनको भ्रमित नहीं होना चाहिए। किसान जो है, हमारा गांव का स्ट्रक्चर क्या है उसको क्यों नहीं समझते? जो आप कहते हैं ना कि मैं वो बात कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूं कि एक गांव में जो कृषि आधारित लैंड ओनर्स जो हैं, दे में भी स्मॉल लैंड ओनर्स और दे में भी 15 एकड़ वाला, 20 एकड़ वाला आजकल बड़ा माना जाता है, छोटा 1 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़, जब वो इकट्ठा होके गांव के बेजमीन जो वहाँ के निवासी हैं उनको ये कहेंगे भैया अपन इकट्ठा होके लड़ाई लड़नी है, खेती की लड़ाई है, 60% गांव उस दिशा में जाएगा। वो किसी को वो पोलराइजेशन सब फ्यूज हो जाती है, हमने तो देखा है। आप इतनी बात करते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री, और वो कहते हैं कि जो किसान आंदोलन में जो लोग मर गए वो शहीद नहीं है। देखिए, सुना ही होगा आपने। ये मैंने सुना नहीं, वो कहें ना कहें, लेकिन वो ये नहीं कहते वो शहीद हैं। मैं ये कहता हूँ बोल दें, उनको फायदा है। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लकीर के फकीर मत बनो। शहीद तो शहीद है, कोई भूखा मर के व्रत करके शहीद होता है वो भी, कोई सरहद पे गोली खा के होता है वो भी शहीद है। आप, मैं सुन रहा था पिछले दिनों आप बड़ा एग्रेसिव थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि इस तरह की बात लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ साथ एक एंटी डिफेक्शन लॉ है ना जी। और वो जब बनाया था उसकी सार्थकता थी जी, क्योंकि आया राम गया राम की बहुत कहानियां सुनने को मिलती थी, किसी ना किसी राज्य में होता रहता था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अब उसको आपने 1/3 से 2/3 कर दिया कि अगर वैलिड डिफेक्शन होगा तो वो 1/3 पे नहीं होगा, 2/3 पे होगा। लेकिन ये राजनीतिक दल इस बात को सोचें कि एक इंसान की अपनी सोच है, वो अपनी अभिव्यक्ति, सोच की अभिव्यक्ति करने का उसको अधिकार होना चाहिए। आप एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर परिवर्तन करें कि बंधुआ मजदूर नहीं है पॉलिटिकल लोग, अगर उनको बंधुआ मजदूर बना के कोई, तो फिर तो वो पॉलिटिकल फिफ्डम बन जाएंगे। पहले सूबेदार होते थे, फिर राजनीतिक दल बन जाएंगे चौधरी। तो ये जिस इंसान को भगवान ने ये दिया है सोचने की शक्ति, उसको उसकी व्याख्या करने का भी अधिकार है। ये ठीक है, पॉलिटिकल विप आता है, लेकिन
उससे पहले उसकी अभिव्यक्ति का हक होना चाहिए उसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो है मैच्योर डेमोक्रेसी। परिपक्व अगर आप प्रजातंत्र चाहते हैं तो उनकी विचारधारा को, जो एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा, उसको कुचलना गलत होएगा। आप बीजेपी में हैं चौधरी साहब, और ये इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं ये पार्टी लाइन का तो कहीं कोई मैच आपको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये इंटरव्यू जो है सब विस्फोटक हो जाए? नहीं, आप एक बात बताइए, क्या बीजेपी ये नहीं चाहती कि हम किसानों को साथ लेके चलें? मैं ये मानता हूं कि ये भी भ्रमित करने वाली बातें हैं कि बीजेपी तो किसान की बात ही नहीं करती। बीजेपी ने जो किसान के लिए किया उसकी भी, अगर मैं ये कहूं कि मैं तो कैबिनेट में हिस्सा था उस वक्त, किसान के हित को सामने रख के किया। लेकिन ये जो 3 कानून हैं इसमें परसेप्शन गलत बन गई। उस परसेप्शन को अगर हम नहीं सुधारेंगे तो हमारे को, पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि परसेप्शन, या तो कहें कि ये कोई परसेप्शन बनी नहीं, ये तो सिर्फ थोड़े से लोग हैं, ये नहीं है। परसेप्शन ये है कि जमीन जाएगी, हालांकि किसी कानून में नहीं लिखा हुआ कि जमीन जाएगी, लेकिन मेरे को पता है कि उनके मन में ये भावना है और भावना सच्ची है। मैं जानता हूं ट्रेड क्या है। आप 5,000 क्विंटल आपको गेहूं खरीदना है, आप उस किसान को 3 महीने पहले संपर्क करोगे। जब उसकी फसल 3 महीने बाद तैयार होगी, आप 3 महीने पहले जाके ये कहोगे मैंने 5,000 क्विंटल खरीदना है, बाजार में तो तेरे को मिलेंगे 2,015 रुपये, तुम मेरे से 1,800 के हिसाब से ले और छोड़ ये धंधा। क्या होएगा? मेरे को पता, मैं भी, यानी मैं ये नहीं कहता, मैंने किसानी देखी है, की तो नहीं, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को देखा है मैंने कि किसी भी साधारण किसान की बात छोड़ो, अच्छा खाता पीता किसान भी उस 1,800 को एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ, चूंकि मतलब 3 महीने में ओले पड़ जाएंगे कि क्या होगा? नहीं, ओले पड़ने की नहीं है। उसको पैसे की जरूरत है, उसको कभी नहीं मिलता पैसा, और वो सोचेगा यार कम से कम 18 3 महीने पहले मिल रहे, ले ले तो व्यापार। इसीलिए मैंने कहा बेंचमार्क जो है वो बहुत समस्याग्रस्त है। ऐसे नहीं है वो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ये चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हैं, और मैंने कहा ना कि राजा होने के लिए सर पे ताज हो ये ज़रूरी नहीं, और चौधरी होने के लिए कुर्सी हो ये ज़रूरी नहीं। ये बेताज बादशाह और बिना कुर्सी वाले चौधरी हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह। और इश्क नमकीन होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, फौरन लौटते हैं और उसके बाद मौजूदा सरकार की क्या स्थिति है, हालांकि बहुत कुछ कह भी दिया है, और भी कुछ है नमकीन इश्क से जुड़े हुए सवाल, एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है शुद्ध देसी राजनीति, यानी पॉलिटिक्स वाला नमकीन इश्क। और आज खास मेहमान हैं बेताज, यानी बिना ताज वाले बादशाह, बिना कुर्सी वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह। ये करनाल में आजकल बड़ा बवाल मचा हुआ है। ये दिल्ली लगता है कि पूरा मतलब मुजफ्फरनगर के बाद करनाल शिफ्ट हो गया। सरकार की हैंडलिंग, तमाम तरह की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? अभी आपने मेरे को यही कहा था कि लंबा करने से शायद ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा या कमज़ोर हो जाएगा, तो ये भी एक तरीका है सरकार का। समझा नहीं मैं। समझने की बात ही नहीं, बात तो ये है कि देखिए, हरियाणा सरकार से किसान का कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ। बात ये है कि कोई लाठीचार्ज हुआ और किसी अफसर की वजह से हुआ, तो
एक तो ये मान के चलो कि पुलिस को ये अख्तियार नहीं है कि वो कहीं लाठीचार्ज करे किसी डेमोन्स्ट्रेशन पे, किसी आंदोलन पे। स्टेज का मुख्य तौर पे निर्णय लेता है कि अब लाठीचार्ज करने का समय है, वो एक सिविलियन ऑफिसर। अब लाठीचार्ज का समय है, अब आपको आंसू गैस छोड़नी है, आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें पुलिस नहीं कर सकती। लेकिन इसमें वीडियो वायरल हुआ है, उससे ये लगता है कि उसकी मानसिकता, उस अफसर की मानसिकता पहले से ये थी कि भाई मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस कोई अगर इस तरह की बात करे, बढ़ने की बात करे, बैरियर तोड़ने की बात करे तो सीधे सिर पे मारना। ये एक मानसिकता है किसी भी कर्मचारी की, किसी भी अधिकारी की, और इस मानसिकता का विरोध किसान कर रहे हैं कि असली लड़ाई तो शंभू बॉर्डर पे है, असली लड़ाई तो टीकरी बॉर्डर पे है, असली लड़ाई तो वहाँ क्या गाजीपुर, हाँ गाजीपुर है। तो ये ये कोई वो नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा इसको अवॉइड कर सकते थे। अवॉइड करना चाहिए, कोई फर्क नहीं है। किसानों को भी अवॉइड करना चाहिए था, उनको भी चाहिए था। सरकार को, सरकार के खिलाफ तो सीधा ये था कि भाई आपके सिखाए हुए हैं, चंडीगढ़ से वो अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या करें। ये भावना मिटानी चाहिए सरकार को कि हम लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये थोड़ा कहेंगे कि इनको लाठी मार दो या इनको इन पे फायर कर दो, ये नहीं कहेंगे। तो ये भावना अगर खत्म हो जाती है तो किसान को भी ये होगा कि हाँ इंक्वायरी हुई है, इंसाफ मिलेगा। तो आपको मतलब आपको बहुत वो नहीं लग रहा है, मतलब आपने कहा शुरुआत में कि जो आप कह रहे थे कि जितना ये आंदोलन लंबा चले तो उसका परसेप्शन, कैलकुलेशन। हाँ, मैंने बता दिया ना कि ये लंबा चलने, अगर करनाल की घटना ना भी हो तब भी चलेगा। हाँ मैं कई चीजें अपने आप सोच के भी बोलता हूँ जी, कि टोल प्लाजा पे जो धरने हैं ना, वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और ये राजस्थान वाला बॉर्डर। ये ऐसे हैं जिस तरह महात्मा गांधी, क्योंकि आप एक चीज को मानो कि महात्मा गांधी की भी उनसे बड़ा तो दुनिया में पिछली सदी में कोई नेता नहीं हुआ। वो आंदोलन करते थे और जब आंदोलन गलत हाथों में चला जाता था तो उसको विड्रॉ भी कर लेते थे। 4 बार ऐसे किस्से हुए हैं जब महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को विड्रॉ किया। इसलिए किया कि एंटी सोशल एलिमेंट उसका फायदा ना उठाएं। किसान आंदोलन को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इस आंदोलन को 9-10 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से रखा है, और ये किसान के स्वभाव का हिस्सा नहीं है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं, मतलब सत्ताधारी पार्टी या उनसे जुड़े लोग या उस आइडियोलॉजी वाले, कि इसमें खालिस्तानी भी आए, इसमें ये भी आ गए, वो भी आ गए, सब आ गए, आतंकवादी भी आ गए, सपोर्टेड बाय देम। ये कहने का तो देखो, अब आपने ही कहा कि राजनीतिक पार्टियां आ गई। मैं कहता हूँ राजनीतिक पार्टियां आएंगी, इसमें राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए आती हैं, और ये तो किसान को क्रेडिट दो कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते बोलने के लिए, बाहर ही बोल के भाषण दे के चले जाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर मैं किसान आंदोलन को लीड कर रहा होता तो मैं ये कहता कि जो चीजें मनवाने की होती हैं ना, वो राजनीति से ही मनवाई जाती हैं। यानी सिर्फ आंदोलनरत रह के, ठीक है वो भी एक तपस्या है जी, लेकिन चीजें, राजनीति तो एक हिस्सा है प्रजातंत्र का जिसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। तो आप इतना वोकल हैं, मतलब पार्टी लाइन की तो ऐसी तैसी हो गई, आपने सबको दरकिनार कर दिया, और आपने ये बताया भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह ये थॉट है और ये मेरा इंडिविजुअल सोच है, पार्टी कार्रवाई कर दी इस पर तब? नहीं, देखिए मैं यही बात फिर दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी
किसान विरोधी नहीं है, आरएसएस किसान विरोधी नहीं है। आरएसएस में जो किसान संघ है वो रिपीटेडली ये कह रहा है कि इनकी बात सुनो। तो जब वो कह रहे हैं तो भाई वीरेंद्र सिंह तो छोटू राम का नाती है मेरा, जहां मेरा मैंने उनकी विरासत लेने का अगर मैं दावा अच्छा, एक करता मुकाम आ जाए, मैं समझ गया, एक मुकाम आ जाए कि आपको या तो किसान चुनना पड़े या एक पॉलिटिकल पार्टी चुनना पड़े, क्या करेंगे आप? पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, और ना मैंने ये भी कहा कि राजनीति में अब चुनावी राजनीति के लिए होती है राजनीतिक दल, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के किसान का जो उसकी न्याय संगत मांगे हैं वो उठाता रहूंगा। कार्रवाई हो गई तो डरते नहीं? आप हैं, आपके पुत्र आ गए, विजेंद्र आ गए, तो कई बार तो मतलब मूलधन का हिसाब किताब आगे भी हो जाता है। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हो जी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। नहीं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे ट्रैक रिकॉर्ड में मैं अपनी जो मेरी भावनाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति में मैंने कभी भी किसी मोह लालच को नहीं देखा। मैं जो भी बात करी, जो मेरे मन में है वो मैं करता हूँ, चाहे उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े। नहीं, कीमत की बात नहीं, कीमत मेरे से क्या लेगा कोई। मैं तो किसी के लिए फायदा कर सकता हूँ, नुकसान नहीं। आज भी मैंने 12 रैली की हैं अपने जीवन में, अकेले वीरेंद्र सिंह ने अपने साथियों की मदद से। किसी में 1 लाख से कम आदमी नहीं आया, चाहे मैं पक्ष में था, चाहे विपक्ष में था, चाहे कांग्रेस में था, चाहे बीजेपी में था। और अब भी चुनावी राजनीति का मतलब ये नहीं है, अब भी वीरेंद्र सिंह तैयार है। आज मैं अगर ये कहूं कि कोरोना ने हमारे ऊपर से अब हाथ हटा लिया आशीर्वाद का और अब खुला मैदान है, मैं अब भी करूंगा और किसान के लिए डट के मैदान में ये कहूंगा। हालांकि किसान मेरे को कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह आएगा तो हम उसको काले झंडे दिखाएंगे। अरे मैंने कहा भले आदमी हो, जो तुम्हारे हक में है उसके लिए भी काले झंडे, खिलाफ वाले के लिए भी काले झंडे, राजनीतिक दलों को तुम घुसने ना दो। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेज है, इससे उभर के आना पड़ेगा। और उभरने का मेरे को लगता है, लक्षण लगते हैं कि उभरेगी, स्थिति उभरेगी। चलिए ठीक है। मतलब बीजेपी के भी कई लोग सुन रहे होंगे आपको इस वक्त, तो मुझे तो डर ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इंटरव्यू ख़त्म होते होते एक आध सो कॉज नोटिस आपको आ जाए कि भाई ये तो पार्टी लाइन की आपने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आप कहते हैं कि आप तो सब चीज़ के लिए तैयार नहीं, पार्टी लाइन ये नहीं है। अगर पार्टी लाइन ये है तो धज्जियां उड़ गई, और पार्टी लाइन ये नहीं है। पार्टी लाइन में मैं खुद मान के चलता हूं कि कोई भी अगर बीजेपी में किसान की बात कोई करता है तो वो पार्टी लाइन का उल्लंघन नहीं है। मतलब आप जो कर रहे हैं सब ठीक है? मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मेरे को मेरी पार्टी का भी पता है, और मेरी पार्टी को भी ये पता है कि वीरेंद्र सिंह सिर्फ बीजेपी का एक कार्यकर्ता नहीं बल्कि ये छोटू राम का नाती भी है। तो मेरा धर्म है कि मेरे किसान भाइयों के साथ मैं खड़ा हूं। जिस दिन मैं मेरा धर्म छोड़ दूंगा, मुझे राजनीति का क्या लेना। जब मेरा धर्म ही नहीं रहेगा, मेरा धर्म यह है कि मैं अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, ये नमकीन इश्क का दौर है। मैं सीधा सीधा कट टू कट आपसे पूछ रहा हूं। 2 लोग हैं, मतलब 2 पार्टियां हैं डबल इंजन वाली सरकार, बीजेपी और जेजेपी। बीजेपी गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, बहुत संक्षेप में? और वो उसी पैमाने पर थर्मामीटर वही बीजेपी की क्या, बीजेपी सरकार 2 लोग हैं ना भाई, बीजेपी और जेजेपी। या तो इस सरकार का कंबाइंड आधार तो सर वही है ना, जन कल्याण एट द एंड ऑफ द डे। देखिए बात यह है कि बीजेपी, जैसे मैंने कहा, 10 लोकसभा जीतती है और फिर 40 पे आके टिक जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया, ये परिणाम आया। और हमारे को किसी बाहरी दल की सपोर्ट लेनी पड़ी, जो दल हमारे को गालियां दे के बना था। यानी हमारी खुद मेरी तो धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी, जो सिटिंग एमएलए थी,
और दुष्यंत चौटाला जो थे वो जेजेपी के थे। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि किसी भी स्थिति में हमारे को हरियाणा में स्टेबिलिटी ज़रूर, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, तो वी शुड गिव सम स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट। तो वो 10 का फैसला किया गया। लेकिन उससे पहले भी अगर देखा जाए तो 8 के 8 जो इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के मन में ये था कि भाई एक रीजनल पार्टी को साथ जोड़ोगे तो शायद स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये अगर ये चलते हैं और दे आर इन और ये कैपेबल हैं डिलीवर करने के, तो दे मस्ट, अदरवाइज डिलीवरी नहीं होएगी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द जनरल मासेस। हो रही है कि नहीं हो रही है डिलीवरी? हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं यही कह रहा हूँ। 2 साल हो गए। मैं यही कह रहा हूँ दिवाली में 2 साल हो जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि 3 साल और पड़े हैं। भले लोगों थोड़ा सा अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों में ये हो कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उससे हमारे को अब एक आम संतुष्टि हमारी बन रही है, तभी हम पॉलिटिकल। सर डिलीवरी हो, मतलब 2 साल का आकलन क्या है? डिलीवरी हो रही है? लोग खुश हैं? मैंने बता दिया ना, आकलन 6 महीने 2 साल का नहीं होता। डायरी वोटर के पास है और वो अपना पेन भी है उसके पास, वो सब हिसाब किताब डेली बेसिस पे करता है। आप ये मत सोचो कि अच्छा बाकी की, ठीक है मैं समझ गया। आप बाकी के 3 साल, बाकी के 3 साल क्या करना चाहिए? मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। बाकी के 3 साल में जो छवि है उसको प्रो पीपल, यानी हरियाणा एक जमीन का वो नहीं है, यहाँ 2.5-3 करोड़ जो लोग बसते हैं उनको साथ लेके चलने का है। उनको साथ तब लेके चल सकते हो जब आपका डिलीवरी सिस्टम ठीक हो। कोरोना आए तो किसी को तकलीफ ना हो, किसी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए कोई गलत जो इंजेक्शन जो जिसकी कीमत हजारों में वो लाखों में ना हो, किसी को एडमिशन में तकलीफ ना आए, किसी को डॉक्टर अटेंड करने में दुर्व्यवहार ना हो, और किसी भी मरीज को उसके डोर स्टेप पे सुविधाएं मिलें। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। और हमारी जो कल्चर है हरियाणा की, देखिए मैं सबसे ज़्यादा मैं चिंतित इन बातों से होता हूँ कि हमें एक ऐसी कल्चर की ज़रूरत है जो हमारी परंपरागत कल्चर रही है कि आपस का, जिससे आप भी चिंतित हो और आप शब्दों में नहीं बता रहे कि हमारी जो 36 बिरादरियां हैं वो शांति से, अमन से, चैन से रहें, उनके अंदर दुर्भाव ना हो। सर खुल के बोलिए ना, जाट नॉन जाट मिलके रहे। नहीं, जाट की तो बात अलग है, ये तो खैर छोटे लोग इन बातों को सोचते होंगे। और अब कोई ये सोचे कि जाट की अब अगर लड़ाई भी है तो वो खेती हर की है, उस खेती हर में कोई भी हो सकता है। जाट की कोई लड़ाई नहीं। जाट ये जरूर है कि जाट अग्रणी है, एग्रेसिव है, एग्रेसिव के वोकल है। उसकी वजह है, और उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में बड़ी भारी संख्या में जो प्री पार्टीशन पंजाब था, जिसमें आज पाकिस्तान का पंजाब, हमारा आज का पंजाब, हमारा आज का हरियाणा एंड मेजर पार्ट्स ऑफ हिमाचल, ये जो पंजाब था इसके हजारों नहीं लाखों सैनिक इटली और स्पेन तक जाके आए हैं। उन्होंने वहां दुनिया देखी कि दुनिया तो ये है, वी आर ए डिफरेंट वर्ल्ड, हम तो अंडर प्रिविलेज्ड हैं। तो उन्होंने, उनमें शिक्षा आई और शिक्षा के माध्यम से जागृति आई, और उस जागृति को लीड किया दीनबंधु छोटूराम ने, और उसके बाद किया चौधरी चरण सिंह ने, और उसके बाद देवीलाल जी का भी जो न्याय युद्ध है। मैं ये भी बात आपको बता, आंदोलन है इसमें अभी लीडर पैदा होना बाकी है। जो किसान आंदोलन में देवीलाल जी ने न्याय युद्ध की बात करके आम आदमी को भी ये लगा। अब आप, इसीलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं, जाट नॉन जाट की जो आपने बात की ना, 85 सीटें जीती
87 में न्याय युद्ध 85 का था, तो वो सारी जाटों ने जीती हैं। ये भ्रांति है। और इसीलिए हरियाणा एक ऐसी समाज है, यानी जिसको मैं कहता हूं मैं नतमस्तक हूं। मैं चुनाव, एक मिनट सुन लो ये बात। मैं चुनाव में वोट मांग रहा था, मेरा एक चुनाव था, ये था शायद 1982 का था या 91 का, मुझे एमएलए का था। तो हमारे घर में जो मेहतरानी थी वो मेरी रिश्ते में ताई लगती थी। और मैं जब गांव में अपने में घर घर जा रहा था तो वो बाहर बीमार थी, शी वॉज ऑन डेथ बेड। तो मैंने उसको ताई को कहा, मैंने कहा ताई, तो वो कहती है बेटा तेरी वोट डालने तक जिंदा रहूंगी। अब आप देखो, ऐसा समाज जिसमें सबसे छोटे आदमी को हम अपना ताऊ चाचा कहें, और यही हमारी व्यवस्था, हमारी ताकत है। इसको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वीरेंद्र सिंह तो फिर युद्ध करेगा। हमारी व्यवस्था को कोई खराब करने की करेगा तो हम तो युद्ध करेंगे। टीम दीपेंद्र, क्या भविष्य देखते हैं? क्या है ये टीम दीपेंद्र? टीम दीपेंद्र जी, मुझे तो नहीं पता क्या है टीम दीपेंद्र। आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बड़ी चर्चा रहती है कि अगले चुनाव के पहले कुछ विस्फोट कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं? आप तो बड़ा लंबा समय रहे हैं साथ। मुझे नहीं लगता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई नई पार्टी बनाने की सोच सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। आगे भी चाहते हैं ना बहुत कुछ। और नहीं, अब कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये भी कांग्रेस पार्टी को दें। हाँ। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर ना दिया तो? हाँ? ना दिया तो? नहीं, मेरे ख्याल में देखो, कांग्रेस जो ना दिया या दिया वाली बातें हैं ना, वो तो पहले ही झलक जाती हैं। इसलिए 3 साल कोई इंतजार नहीं करता। मेरे से अगर वो सलाह मांगे, जो मैं उनको देता रहता हूं, तो मैं ये कहता हूं कांग्रेस में रहें, कांग्रेस को छोड़े ना। कांग्रेस में ही रहें, कांग्रेस को छोड़े नहीं। अगले चुनाव में जो मौजूदा स्थितियां हैं सर, तो अगले चुनाव में आप क्या देखते हैं रिजल्ट? लेकिन उसके पहले ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए। युग है, हर आदमी का एक युग होता है। उनकी 40 साल छत्र छाया में इनेलो के नाम तो कई रहे हैं, लेकिन लोग प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि देवीलाल जी के बाद ओम प्रकाश चौटाला नहीं चला सकेंगे, लेकिन उन्होंने बखूबी पार्टी को चलाया और 5 बार के मुख्यमंत्री रहे। बेशक एक बार 7 दिन रहे, एक बार 13 दिन रहे और 5.5 साल भी रहे। तो लेकिन समय है। MS धोनी अब मेंटर तो बन सकते हैं, वो इंडिया को लीड नहीं कर सकते। हाँ, इसीलिए मेरा जो अब 1 घंटे का जो है, मेरा भी उसी तरफ इशारा है जो आप मेरे से पूछ रहे थे, क्या करोगे क्या करोगे। तो आई एम ए बेटर मेंटर एंड ओम प्रकाश जी इज ऑल्सो ए गुड मेंटर, बट नॉट टीम को लीड नहीं। टीम को लीड नहीं कर सकते। अब लीड तो नहीं, लीड का देखो, मैं वही बात है, मतलब अब आपने मेरे से पूछा, मैं तो उनसे 11 साल छोटा हूँ उम्र में। तो जब मैं इतना मतलब सेटिस्फाइड हूँ कि मेरी सलाह मानेगा कोई राजनीतिक दल मानो या राजनीतिक नेता मानो, तो पवारा हो सकती है, और नहीं मानेगा तो उसकी मर्जी। तो ओम प्रकाश जी को भी यही है कि वो अपने जो दल है उनका, उसके लिए एक मतलब वो आकर्षण का तो केंद्र है, लेकिन लीडर टू लीड हरियाणा में नई प्यौध, नए नौजवान, इनको मौका देना चाहिए हमारे को। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, जहां खत्म करें। मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, अगला चुनाव होगा 3 साल के बाद, तो आपका अगला अनुभव क्या कहता है? चुनाव होगा ना 3 साल के बाद, फिर विधानसभा चुनाव। मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं, तो हालांकि क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में तो आखिरी गेंद पे भी बहुत कुछ बदल जाता है,
लेकिन मान लीजिए कि चुनाव अगर हो जाए 1 महीने बाद, हाँ, 1 महीने बाद चुनाव अगर हो गया, अगर हो जाए, मैं बता दिया, अगर कुछ नहीं होता 3 साल बाद ही होएगा। हाँ, 6 महीने ऊपर नीचे तो हो सकता है, वो तो नहीं मैं कहता, जैसे पार्लियामेंट का है हाँ, उसके साथ ही हो जाए। हाँ, मतलब डबल इंजन की सरकार है तो 6 महीने ऊपर हाँ, नीचे तो होगा ही। हो सकता है। लेकिन यही बात है कि हरियाणा के मतदाता को आज आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज ये उसी दिन ये तय होगा। नहीं, उस दिन तो नहीं होगा, 6 महीने पहले हो जाएगा। आप बेशक इंटरव्यू ले लेना, मैं आपको सीट बता दूंगा कि किसकी कितनी आएंगी। और हो सकता है एक नई चीज, एक मेरी सोच का हिस्सा है ये, मैं आई मे बी रॉन्ग, कि पंजाब और यूपी के इलेक्शन के बाद हो सकता है किसानों का भी कोई राजनीतिक एक मंच स्थापित हो। अच्छा, हाँ, जो देश की राजनीति में एक बड़ा भारी रोल पैदा कर सकता है। यानी ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है कि यूपी और पंजाब के इलेक्शन को देखते हुए किसान की जो चंडीगढ़ की मीटिंग है, मुझे उससे भी कुछ सूंघ आती है, स्मेल है कि कहीं राजनीतिक कोई क्योंकि लोग इस तलाश में हैं। पंजाब के वोटर ये सोचता है कि कोई नई बात हो तो करके देखें। तो आप ये सारी अभी तो भविष्य के गर्भ में है सब बातें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक लंबा इंटरव्यू रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चौधरी बीरेंद्र सिंह थे और इनकी अपनी अलग सोच है या अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको बोलने से रुकते नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद भी सब ठीक ठाक बना रहे। कई बार मेरे साथ होता है कि इंटरव्यू करने के बाद कुछ घटना घट जाती है, मतलब सब ठीक ही ठाक रहे, बाद बाकी अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। इस बार तो मैं कम, चौधरी साहब ज़्यादा बोल रहे थे। वैसे भी बिना सर के, बिना ताज वाले बादशाह के सामने ज़्यादा तो कोई बोल नहीं पाता है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि जब कोर कमेटी में चौधरी साहब बैठते होंगे तो वहाँ कौन कौन बोलता होगा, और अगर सिर्फ चौधरी साहब बोलते हैं तो बाहर वो दिखता क्यों नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।